सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे कोलिजन थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इससे पहले हमने अर्हेनियस थ्योरी की, अर्हेनियस इक्वेशन की, उसके बेस पे हमने दो लेक्चर किए। दो लेक्चर के अंदर हमने पूरा जो अर्हेनियस का जो टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हमने कवर किया। ओके, तो हमारे सिलेबस के अंदर एक और थ्योरी है जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। इसका नाम क्या है? कोलिजन थ्योरी। इसकी पोस्टुलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिटेशन भी करेंगे, और इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो लास्ट में फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कई बार कंफ्यूजन होती है अगर आप बुक्स के अंदर डायरेक्ट पढ़ोगे, बट यहाँ पर हम करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। मैं आपको हर चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आया, क्यों आया और किस लिए आया ये। ओके, तो देखो, जो हमारी कोलिजन थ्योरी, एज अ नेम सजेस्ट कोलिजन, एज अ नेम सजेस्ट कोलिजन, क्या होंगे? कोलिजन्स होंगे। देखो, होता क्या है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? कोई भी अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या होंगे? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। अब देखो, जब जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे तो उनकी क्या होगी? उनकी ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। उनकी क्या होगी? एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की एनर्जी क्या कम होगी। मान लो दो मॉलिक्यूल ने क्या किया? आपस में कोलिजन किया, तो एक की एनर्जी बढ़ेगी, एक की एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। ओके, तो जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, अगर उसने इतनी एनर्जी अटेन कर ली है, अगर जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, अगर उसने इतनी एनर्जी अटेन कर ली जितनी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो वो क्या आएगा? वहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। वहां पे क्या होगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट, जो कोलिजन्स होंगे उसमें क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज होगी। और वो जो एनर्जी एक्सचेंज होगी, अगर वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे, तब क्या होगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये ऐसा कोलिजन थ्योरी बोलती है। ओके, तो बेसिकली ना कोलिजन थ्योरी हमारे दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट तो है एनर्जी बैरियर। फर्स्ट तो क्या है? एनर्जी बैरियर, कि भाई एनर्जी एक्सचेंज होगी तो क्या होगा वहां पे? अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर उससे ज्यादा हो जाए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है ओरिएंटेशन। दूसरी कंडीशन क्या? ओरिएंटेशन। ओके, देखो होता क्या है कि मान लो ये दो आपस में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। अगर कोलिजन ऐसे हुआ, मैं मान लो कि ये कोलिजन है हमारा इफेक्टिव, अगर ये कोलिजन ऐसे हुआ तो मैंने मान लिया कि ये हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तब तो प्रोडक्ट बनेगा। तब तो क्या होगा? प्रोडक्ट। अगर कोलिजन ऐसे हुआ या फिर ऐसे हुआ, तब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये तो होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो कोलिजन थ्योरी ये बोलते हैं कि एनर्जी के साथ साथ ना एक कंडीशन और चाहिए हमें, वो है हमारी ओरिएंटेशन। कि जब कोलाइड करेंगे ना, जो कोलाइड करेंगे तो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब जहां से कोलिजन करना चाहिए वहीं से कोलिजन होना चाहिए। अगर दूसरी तरफ से कोलिजन हुआ है तो वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। वो मैं बताऊंगा भी, एक दो एग्जांपल्स लेके भी कराऊंगा। ओके, तो कोलिजन थ्योरी क्या है? क्या है मेन? कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन collision theory based on two factors. collision theory मेनली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा, वो है हमारा एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। और जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर एक फैक्टर है हमारा, वो है एनर्जी बैरियर। और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है? हमारा ओरिएंटेशन बैरियर। दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, सही से करेंगे उनके बारे में बात। ओके, मेनली जो हम बात करेंगे वो है हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी हम 6 to 7 पोस्टुलेट्स करेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे जो कोलिजन थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, जो कोलिजन थ्योरी ने कहा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारा? वो देखो, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट हमें पता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी केमिकल काइनेटिक्स के और कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में कोलिजन करेंगे। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, a reaction occur due to
collision among due to collision among the reactant molecules, reactant molecules, ओके। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पे कोलिजन्स होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ओके। कोलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्लियर। जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देखो जब कोलिजन होगा तो क्या होंगे, आपस में एनर्जी एक्सचेंज होगी। जब कोलिजन होगा तो आपस में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, और वहीं से क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ओके। ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी एक्सचेंजेस these energy exchanges can lead to product formation। कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कह रहे हैं कि जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उसी के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट की क्या होगी, वो फॉर्मेशन होगी, ओके। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पोस्टुलेट क्या है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। दूसरा क्या है कि उनमें क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, और उसी एनर्जी एक्सचेंज से क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ओके। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, देखो हमें पता है कि जब एनर्जी एक्सचेंज होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। बट ऐसा नहीं है कि हर एक कोलिजन में एनर्जी एक्सचेंज हुई और उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ ही कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ओके। थर्ड क्या, नॉट ऑल कोलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, not all collision result in product formation, only those which cross the energy barrier, सिर्फ वहीं से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जो क्या करेगा, एनर्जी बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, एनर्जी बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओनली दोज कोलिजन, only those collision result in product formation, only those collision which result in product formation which have energy equal or greater than threshold energy, which have energy equal or greater than threshold energy। ये कह रहा है कि सिर्फ वही कोलिजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे जहां पर क्या होगा, जहां पर जो एनर्जी है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो या फिर उससे क्या हो, ज्यादा हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्या करेंगे, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। और हमें पता है कि जो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर को हमने पहले भी समझा हुआ है। सो एनर्जी बैरियर कैन बी एक्सप्लेन बाय अर्हेनियस इक्वेशन, कि जो एनर्जी बैरियर उसको हम अर्हेनियस इक्वेशन से समझ सकते हैं। देखो हमें पता है कि अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, K इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ओके। देखो हमें पता है कि जो ये क्या होता है, ए रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ओके। तो जैसे अगर ये हमारा एनर्जी बैरियर अगर हम बनाए यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारी एनर्जी है, दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दो, चलो इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। अब देखो
जब एनर्जी जीरो है, जब एनर्जी क्या जीरो, जब एनर्जी जीरो का मतलब है कि जब हमने रिएक्टेंट को कोई एनर्जी दी ही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज हुई ही नहीं। जब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी तो फिर कोई भी कोलिजन है, कोई भी फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे जो जिन्होंने की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। जैसे जैसे एनर्जी क्या हुई, जैसे एनर्जी इंक्रीज हुई और ये बनेगा हमारा, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल जिन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। ओके, अल्टीमेटली जो लास्ट है, लास्ट में क्या आ जाएगा कि जो इतने हैं ये है हमारा e⁻⁻ कि इतने फ्रैक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इफेक्टिव कोलिजन शो किया, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है वहां पे। ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्या है, एनर्जी है। एनर्जी जीरो का मतलब है कि वहां पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई। देखो एनर्जी जीरो मतलब ये नहीं है कि एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है बट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई है, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी है ये। ओके, तो जैसे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो कोलिजन्स क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे और फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो जाएगा, इतना जो पार्ट है ये क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होगा। इतना पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा। ओके, तो ये है हमारा एनर्जी बैरियर। ओके, क्लियर है। तो ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। नेक्स्ट की जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी कोलिजन थ्योरी है वो मेनली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक है हमारा एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ओके, एनर्जी बैरियर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ये कह रहे हैं कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दिया, किसी ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर, तो साथ साथ उसकी जो ओरिएंटेशन बैरियर है, ओरिएंटेशन बैरियर भी क्रॉस होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब भी प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, द कोलिजन which cross the energy barrier must also cross the orientation barrier। ओरिएंटेशन बैरियर भी क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है कि अगर कोलिजन अगर हो रहे हैं तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं तो साथ साथ वो ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट भी हमारा इसी के ऊपर है, द कोलिजन विच अकर इन proper orientation the collision which occur in proper orientation then only product will form, ये कह रहे कि जो कोलिजन हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहा है तभी क्या होगा, तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। देखो एनर्जी बैरियर के साथ साथ जो हमारा जो ओरिएंटेशन बैरियर है, मतलब प्रॉपर जो ओरिएंटेशन है वही होगी तभी क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, जैसे हम इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, अगर हम H2 + I2 का क्या कर रहे हैं, 2HI की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कि हमारे पास H2 और I2 क्या कर रहे हैं, हम 2HI की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। ओके, देखो इसका कैसे बन सकता है, इसका ऐसे बन सकता है कि अगर हमारे पास ये H हो और ये H हो, ये H है ये H है, और साथ में क्या हमारे पास ये भी I है और ये भी I है, ये मॉलिक्यूल रहा H2 का, ये मॉलिक्यूल रहा I2 का। अब H2 है और I2 है, दोनों क्या आएंगे, दोनों पास आएंगे, दोनों क्या आएंगे, दोनों पास आएंगे, ये H ये H ये I और ये I। ओके, जैसे दोनों पास आएंगे तो क्या होगा, ये H ये I और साथ में ये H और ये I, तो क्या होगा, इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंटेशन और इन्होंने क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो ये होगी हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये क्या होगी, ये हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। ओके, बट देखो अगर इस तरह मॉलिक्यूल, देखो एक तो इस तरह है मॉलिक्यूल, ये तो होगी हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर मॉलिक्यूल हमारे इस तरह आए कि ये HH और ये क्या है, II, ये HH और ये क्या होंगे, II होंगे, तो ये कैसे कैसे अप्रोच करेंगे एक दूसरे को,
ये ऐसे अप्रोच करेंगे, ये H, ये I और ये I, तो इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये होगी हमारी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये क्या होगी? ये हमारी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। नॉर्मल से मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे और भी ले सकते हो एग्जांपल आप। तो ये क्या होगी? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी कि मॉलिक्यूल्स इस तरह अगर कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स अगर जैसे ये H2 है, ये I2 है, अगर मॉलिक्यूल इस तरह कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये H है, ये H और ये आपस में कोलाइड करेंगे, ये H ये आपस में कोलाइड करेंगे, ओके, तो HI की फॉर्मेशन होगी। अगर मॉलिक्यूल इस तरह कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब ये क्या होगी? ये हमारी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। और ये क्या होगी? ये हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में, करेक्ट ओरिएंटेशन में क्या करें? आपस में वो कोलाइड करें, ओके। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया प्रॉपर इम्प्रॉपर का, आप लिख सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, मेनली यही थे। नेक्स्ट हम करेंगे इसके डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन थ्योरी। एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन थ्योरी। देखो, हमें पता है कि जो हमारी कोलिजन थ्योरी ना, कोलिजन थ्योरी सिर्फ बाईमोलिकुलर और एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। बाईमोलिकुलर और एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हमने क्या किया? हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। that is A plus B gives product। ये क्या हो गया? ये हमारी एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। अब देखो, हमें पता है कि हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अब इसके ऊपर हम रेट लॉ लगा सकते हैं या फिर हम लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों ही लगा सकते हैं। तो हम लिखे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है, रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के ए और बी, ए की पावर 1 और बी की पावर 1। तो ये हमारा क्या होगा? रेट लॉ होगा। ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओके। तो ये तो जो हमारा रेट है ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आया। ये जो रेट आया, रेट किसके अकॉर्डिंग आया? रेट लॉ के अकॉर्डिंग आया। हमें जो रेट निकालना है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जो हम रेट निकालेंगे वो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ओके। अब देखो, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिएट किया। देखो, जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट होता है ना, जो हमारा रेट होता है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा रेट होता है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आपने इसको, आपकी पूरी अटेंशन होनी चाहिए जो हम अब एक्सप्रेशन करेंगे, ओके। नॉर्मल बुक्स में पढ़ोगे, नॉर्मल देखोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम ये कर क्या रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन है। बट अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट अपने सही से अटेंशन दे दी तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा ये, ओके। देखो, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा रेट है ना वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारा रो, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। मैंने बताया था ना कि ओरिएंटेशन बैरियर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक हमारा Z ऑफ AB, ये है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हर एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं, हर एक को एक्सप्लेन करूंगा। इनटू में F है हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। F क्या है? हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ओके। तो इन 3 फैक्टर के ऊपर क्या करता है? हमारा रेट डिपेंड करता है। ये मैंने मान लिया, ये मेरी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन 2 होगी। एक तो फैक्टर है हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर, एक है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक है हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है, ओके। चलो, सबसे पहले मैं इसको उठाता हूं, इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, या फिर इसको स्टीरिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टीरिक फैक्टर, या फिर इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ओके। अब देखो, होता क्या है कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जो हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर दैट इज रो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जो तो 0 और 1 के क्या होगा? बीच में होगा। पॉइंट्स में से क्या होगी? वैल्यू होगी। देखो,
वन कब होगा? वन होगा जब बिल्कुल हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। जब वन कब होगा? जब हमारी बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। जीरो कब होगा? जब बिल्कुल ही हमारी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अगर थोड़ी सी बीच में लाई करेगा तो वो क्या होगा? वो हमारा जीरो और वन के बीच में लाई करेगा। ओके, अगर ये गिवन है तो अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है, इफ इट इज नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन, अगर ये गिवन नहीं है तो जो रो है रो को हम वन पुट कर देंगे। अगर ये गिवन नहीं है तो जो रो है रो को हम क्या कर देंगे? रो को हम वन पुट कर देंगे। अगर ये गिवन है तब तो अच्छी बात है, जीरो और वन के बीच में जो भी होगी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अगर ये गिवन नहीं है तब हम इसको बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग करेंगे और इसकी वैल्यू को हम वन ले लेंगे। समझ आ गया? फर्स्ट हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर बोलते हैं, इसको स्टेडी फैक्टर बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। जनरली वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करती है। ओके, और अगर गिवन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हमें वन लेनी है। अब फिर मैं बताता हूं आपको एफ। एफ क्या है? एफ तो हमें पता है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और एफ का हम पता है कि एफ क्या होता है? ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एफ क्या होता है? हमें पता है एफ इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। ओके, तो देखो हमने ओरिएंटेशन फैक्टर भी देख लिया और हमने जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन दैट इज एफ वो भी देख लिया। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज जेड ऑफ ए बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज जेड ऑफ ए बी। इसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो जेड ऑफ ए बी क्या होगा? हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होगी? ये हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में होती क्या है? देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है जब हमारे एक सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर में कोलिजन होंगे दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कि हमने 1 यूनिट वॉल्यूम ले लिया, 1 लीटर ले लिया, 1 ml ले लिया, जितना मर्जी ले लो, 1 यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। 1 यूनिट वॉल्यूम और 1 सेकंड में जितने भी कोलिजन होंगे दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो लिख लो द नंबर ऑफ कोलिजन takes place in per second and in per unit volume the number of collision takes place in per second and in per unit volume called collision frequency, called collision फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्लियर? तो जितने भी नंबर में कोलिजन होंगे पर सेकंड में और पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, अब देखो ध्यान देना कि जो जेड एफ ए बी है वो होता क्या है? देखो वैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, वो जनरली हमारे 10⁻25 टू 10⁻28 के बीच में लाई करती है। भाई पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम में कम से कम 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन हो रहे हैं। देख रहे हो कितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये। तो कोलिजन थ्योरी ने ये देखा कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, कई रिएक्शंस की बहुत ज्यादा आ रही है। यहीं से उसकी लिमिटेशन भी निकलेगी नो डाउट, बट कई रिएक्शंस की कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो इतनी आई है 10⁻25 टू 10⁻28, मतलब पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम में इतने कोलिजन हो रहे हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा अमाउंट है कोलिजन का, बहुत ज्यादा नंबर है ये। ओके, अब देखो जेड ऑफ ए बी होता क्या है? जेड ऑफ ए बी होता है हमारा पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 KT बाय पाई म्यू सिग्मा, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 KT बाय पाई म्यू। यहां पे क्या आएगा? एन स्टार ए एन स्टार बी। ये हमारा जेड ऑफ ए बी होता है। ये क्या होता है? ये हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 KT बाय पाई म्यू एन स्टार ए और एन स्टार बी। एन स्टार ए और एन स्टार बी होता है हमारा। ओके, अब देखो पाई हमें पता है, पाई की 3.14 या 22/7 उसकी वैल्यू है। अब सिग्मा ऑफ ए बी क्या? हर एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। सिग्मा ऑफ ए बी क्या? सिग्मा ऑफ ए बी को बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। सिग्मा ऑफ ए बी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कोलिजन डायमीटर बोलते हैं। देखो कोलिजन डायमीटर होता क्या है? जैसे मान लो कि दो हमारे पास हैं, एक ये है और एक ये है। ये हमारा ए हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारा बी हो गया। तो अगर मैं इतना लूंगा, देखो ये हमारा आर ए होगा और ये हमारा क्या होगा? आर बी होगा।
भाई आर ए क्या है, रेडियस ऑफ ए, और आर बी क्या है, रेडियस ऑफ बी है। आर ए रेडियस ऑफ ए और आर बी क्या है, रेडियस ऑफ बी है। दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा ऑफ ए बी आएगा। ये क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा ऑफ ए बी आएगा। इन शॉर्ट जो सिग्मा ऑफ ए बी है ना, दोनों का रेडियस का सम है, दोनों के रेडियस का क्या है, वो सम है। तो ये क्या होगा, ये हमारा कोलिजन, मतलब जो एक्चुअल में जो कोलिजन हुआ ना उसका कितना डायमीटर है, उसका कितना डायमीटर है, वही क्या होगा हमारा, हाँ सिग्मा ऑफ ए बी होगा। समझ आ गया ये, ओके। 8 हमें पता है के क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये इसको के बी लिख लो, के बी लिखते हैं ऐसे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी। और अच्छा के बी होता क्या है हमारा, के बी होता है हमारा आर बाय एन नोट। देखो आपने आर पढ़ा होगा, दैट इज गैस कांस्टेंट। जो आर होता है ना वो हमारा पर मोल के लिए होता है, पर मोल के लिए डिफाइन होता है। जैसे उसकी वैल्यू हमें पता है कि 3 वैल्यूज होती हैं उसकी, तो वो पर मोल के लिए डिफाइन, तो 8.314 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, पर मोल के लिए मतलब एक मोल के लिए होता है। और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना वो पर मोलिक्यूल के लिए होता है, किसी लिए तो वो पर मोलिक्यूल के लिए, एक मोलिक्यूल के लिए होता है। तो अगर हम आर को एन नोट से, दैट इज एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा पर मोलिक्यूल का। तो ये हो गया हमारा। टी पता है, पाई पता है, म्यू, म्यू क्या होता है, अब ये हमारा होता है रिड्यूस मास। क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1 बाय म्यू इज इक्वल टू 1 बाय एम ए प्लस 1 बाय एम बी होता है। अल्टीमेटली जो म्यू आएगा, म्यू कितना आएगा हमारा, एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। ये आ जाएगा हमारा रिड्यूस मास, ये क्या आ जाएगा, रिड्यूस मास आ जाएगा, ओके। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एन स्टार ए और एन स्टार बी। एन स्टार ए और एन स्टार बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो एन स्टार ए है, एन स्टार ए है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। जो एन स्टार ए क्या है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ में मॉलिक्यूल्स हैं ए के, और ऐसे एन स्टार बी आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा एन स्टार ए है वो क्या होएगा हमारा, एन ए अपॉन में वी वॉल्यूम है। एन स्टार ए क्या है, एन ए बाय में वी, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, ओके। और देखो हमें पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है ना उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू में एवोगैड्रो नंबर, इनटू में एवोगैड्रो नंबर। देखो हमें पता है ना कि मेरे को ना एन ए क्या है, एन ए टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, एन ए क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कैसे आए होंगे, जितने भी हमारे मोल्स हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हैं, मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स ए के 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने 2 हैं, तो उसको मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ए के। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तभी तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ए के, ओके। चलो मैं पुट करता हूं यहां पे, तो एन स्टार ए क्या बन जाएगा हमारा, एन ए इंटू एन नोट बाई वी, एन ए इंटू एन नोट बाई वी। और एन स्टार बी क्या बनेगा, एन बी इंटू एन नोट बाई वी, एन बी इंटू एन नोट बाई वी बनेगा, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एन स्टार ए और एन स्टार बी, तो ये क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन ए बाई वी इंटू एन बी बाई वी और एन नोट का स्केयर। ये तो हो गया, देखो एन नोट यहां से, एन नोट यहां से, तो यहाँ पे क्या हो गया, एन नोट का स्केयर हो गया, तो एन ए बाई वी, एन बी बाई वी हो गया, ओके। अब देखो ये तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन हो गई है, क्या होगी हमारी, कंसंट्रेशन हो गई है। तो यहां पे लिख सकते हैं, देखो ये ए है, ए के मोल्स है तो कंसंट्रेशन ए की, बी के मोल्स है तो कंसंट्रेशन बी की, और इनटू में एन नोट का स्केयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये समझ आना चाहिए आपको। एन स्टार है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो एन स्टार ए को मैंने पुट कर दिया एन ए बाय में वी, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में पुट कर सकूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर मैंने पुट कर दिया, ये भी कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो एन ए बाई वी, एन बी बाई वी और एन नोट और एन नोट का स्केयर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी, मैंने पुट कर दिया वैल्यू, ओके। तो अब इसकी वैल्यू को यहां पुट करो और ये सारी वैल्यूज को यहां पुट करो,
ये सारी वैल्यूज को अल्टीमेटली मैं रेट निकाल रहा हूं यहाँ पे एक ही बार। देखो जो हमारा रेट है, रेट क्या होगा यहाँ पे, रो इंटू जेड ऑफ ए बी, जेड ऑफ ए बी ये रहा, एन स्टार और एन स्टार बी की जगह मैं ये पुट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8 के टी बाई पाई म्यू, 8 के टी बाई पाई म्यू आ जाएगा। ओके, और साथ में मैं लिख दिया मैंने एन नोट का स्क्वायर। ओके, और e रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ए और बी, ये मेरा रेट आ गया। ये क्या आ गया, ये मेरा रेट आ गया। देखो दोबारा से देखो एक बार इसको, रेट क्या, रेट हमारा रो मैंने पुट कर दिया, उसके बाद जेड ऑफ ए बी ये रहा, सिग्मा ए बी स्क्वायर पाई ए बी स्क्वायर पाई ए बी स्क्वायर 8 के टी बाई पाई म्यू, 8 के टी बाई पाई म्यू, एन स्टार और एन स्टार बी की जगह मैं ये पुट करूंगा, तो मैंने एन नोट का स्क्वायर पहले पुट कर दिया और ए बी ये रहा, और ये क्या, ये हमारा एफ, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ओके, अब ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन मेरी नंबर 3। अब देखो ये इक्वेशन मेरी क्या है, ये इक्वेशन मेरी 1 है और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन मेरी 3 है। दोनों करो कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 इक्वेशन से क्या होगा, ये भी रेट के इक्वल, ये भी रेट के इक्वल। अब देखो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए और बी की कंसर्नेशन, रेट इज इक्वल टू दिस इंटू ए और बी की कंसर्नेशन। इसका मतलब है कि जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या होगा, जो के है हमारा, के इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू पाई ए बी और सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8 के टी बाई पाई म्यू और एन नोट का स्क्वायर और ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, मैंने इसको क्या किया, कंपेयर किया, ये भी मेरा रेट के इक्वल और वो भी रेट के इक्वल, तो ए बी उसमें भी ए बी, तो ये के है, यही सारा क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक सारी की सारी वैल्यू किसकी है, ये के की है, सारी की सारी वैल्यू किसकी, ये हमारी के की है। ओके, के की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब देखो हम पता है कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ये मेरा के, तो ये सारा का सारा क्या आएगा, ये सारा का सारा ए आ जाएगा और ये ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो अल्टीमेटली ए क्या हो गया हमारा, रो पाई ए बी, पाई ए बी तो नहीं आएगा यहाँ पे, सिग्मा ए बी आएगा, सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8 के टी बाई पाई म्यू और एन नोट का स्क्वायर, एन नोट का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये मेरा ए हो गया। ओके, और अगर हम टेम्परेचर से इसका रिलेशन देखें या फिर वो क्या आएगा हमारा ए, वो है वो ए अंडर रूट ऑफ टी के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ए में और ये टी में क्या है, ये रिलेशन है ये। ओके, तो यही है हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कोलिजन थ्योरी के है। अगर आप कहीं और देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला खास, बट यहाँ से करेंगे हम बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप। मैंने हर चीज़ आपको बताई है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसको फिर हम थोड़ा आगे डिटेल में, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, उसको हमने पुट किया, देन सारी वैल्यूज को रेट में पुट किया, फिर रेट को मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद लास्ट में ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। ओके, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम कोलिजन थ्योरी में लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी, जो कोलिजन थ्योरी उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। ओके, देखो जो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी, देखो हमें पता है कि जो कोलिजन थ्योरी है ना, मैंने अभी बताया आपको, कोलिजन थ्योरी सिर्फ बाईमोलिकुलर और एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगती है, बाईमोलिकुलर और एलिमेंट्री रिएक्शन पे। वो हमारी जो रिवर्सिबल रिएक्शन उस पर नहीं लगती, और जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू it is not applicable for reversible, it is not applicable for reversible and complex reaction।
ये सिर्फ एलिमेंट्री और बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए थ्योरी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए थ्योरी नहीं है, ना ही ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल। तो यही उसकी मेजर लिमिटेशन है सबसे फर्स्ट। तो सेकंड जो लिमिटेशन है, सेकंड और जो थर्ड लिमिटेशन है, देखो मैंने बताया ना कोलिशन फ्रीक्वेंसी दैट इज जेड ऑफ ए बी, और जेड ऑफ ए बी का था 10⁻25 to 10⁻28 आ रहा था अकॉर्डिंग टू कोलिशन थ्योरी। अब देखो होता क्या है कि जो 10⁻25 और 10⁻28 है वो बहुत एक ज़्यादा वैल्यू है, वो क्या वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कई रिएक्शन ऐसी होती है उसकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो उससे कम आ रही है, कई रिएक्शन ऐसी होती है कि जो जैसे हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी उससे भी क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो जो रिएक्शन स्लो और जो रिएक्शन बहुत फास्ट है वो कोलिजन थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻25 10⁻28 आ रही है। अब कई रिएक्शन की कम है, कई रिएक्शन की ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, ये उसकी लिमिटेशन होगी है। ये उन रिएक्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कोलिजन थ्योरी कि रिएक्शन स्लो है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम है क्यों, कहीं कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्यों। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सम रिएक्शन proceed at very slow rate than expected from collision थ्योरी। ओके, कई रिएक्शंस बहुत स्लो स्पीड में हो रही हैं, बहुत स्लो रेट में हो रही हैं, जो कोलिजन जो थ्योरी है उससे क्या है, उससे एक्सपेक्ट हम कर रहे थे उससे अलग आ रही है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड है चेन रिएक्शन। हमें बताइए जो चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हाई स्पीड में होती है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी से भी फास्ट स्पीड में होती हैं। ओके, चेन रिएक्शन proceed at very high speed than expected from collision थ्योरी। जितने हम कोलिजन थ्योरी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा स्पीड में क्या हो रही है, वो हमारी रिएक्शन हो रही है। तो जो रिएक्शन स्लो होगी, जो रिएक्शन फास्ट होगी, वो कोलिजन थ्योरी को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻25 10⁻28 के बीच में लाई करती है, पर कई रिएक्शन की कम हो रही है, कई रिएक्शन की ज्यादा आ रही है, तो वो कोलिजन थ्योरी उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, अब देखो इसका मतलब ये नहीं है, देखो जो सिर्फ ज्यादा वाली है ना बहुत कम रिएक्शन है, ज्यादा वाली वो कम रिएक्शन, जैसे चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। पर जो 10⁻25 to 10⁻28 है ये भी एक बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू है ये। ओके, तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 10⁻25 to 10⁻28 आ रही है, पर कोलिजन थ्योरी ने ऐसे कहा कि वैल्यू इतनी आ रही है, बट उसने क्यों आ रही है ऐसी, उसकी प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि भाई इतनी हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्यों है रिएक्शंस की, उसके बारे में कोई बात नहीं, बस कोलिजन फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, क्यों है उसके बारे में नहीं बताया। ओके, तो फोर्थ लिमिटेशन क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, इट डज नॉट गिव explanation for abnormally high collision frequency। इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन फॉर एबनॉर्मली हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारी इतनी आ रही है, हाई आ रही है, उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो क्यों आ रही है, उसका रीजन वो हमें नहीं दिया। ओके, तो यही कुछ 4 मेजर लिमिटेशन है कोलिजन थ्योरी की। बाकी मैंने आपको बता दिया कोलिजन थ्योरी की पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हमारे सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है। जो डेरिवेशन है, जो एक्सप्रेशन है, वो सीबीएसई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट हमारे जो एग्जाम वगैरह हैं उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन पूछ लेता है कई बार। ओके, देन जो लास्ट में जो लिमिटेशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को हमने सही से एक्सप्लेन किया, पूरे इसको सही से पढ़ा। ओके, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स में करेंगे एसएसए स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। हमारे 1-2 टॉपिक रह गए हैं, उसको हम फटाफट कवर कर लेंगे, देन जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।